Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है if else statements. इससे पहले हमने if conditions को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. आज हम देखेंगे कि उसका एक और वेरिएंट यानी कि if else statement जो है वो किस तरह से काम करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारा आज का लेक्चर फोकस करेगा if else statements पे. हम ऑलरेडी कंडीशनल कंट्रोल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका मतलब ये था कि यू कैन जंप अ फ्यू स्टेटमेंट्स इफ़ यू डोंट वांट देम टू बी एग्जीक्यूटेड इन केस दैट कंडीशन डज नॉट मीट. इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो हमने इफ़ कंडीशन में भी की थी, लेकिन इफ़ एल्स किस तरह से डिफरेंट है इफ़ कंडीशन से, उसको देखना ज़रूरी है. जब हम बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं. अगर इफ़ की बात करें तो उसमें क्या होता था कि इफ़ दैट कंडीशन डज नॉट मीट, इट मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कोड इज़ नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. लेकिन उससे रिलेटेड कोई और उसका ऑल्टरनेट पाथ हम नहीं देते थे. यानी हम ये नहीं कहते थे कि अच्छा अगर ये नहीं पॉसिबल तो डू दैट, राइट. हम ऐसे कहते थे कि इफ़ this condition is true, do this block of code, run that, execute it and move on to the next instruction. लेकिन अगर वो condition को meet नहीं कर रहा तो फिर just skip those kind of lines and jump to the next lines that are there to be executed. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास उसकी ऑल्टरनेट कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट हो. मैंने आप लोगों को मेज़ की एग्जांपल दी थी, अगर आपको लास्ट लेक्चर में याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि मेज़ का एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है जब भी आप यू आर फाइंडिंग द रूट थ्रू द मेज़. अब जब आप किसी पॉइंट पे आके मेज़ के ऊपर स्टक हो गए हैं, यू कैन नॉट बी देयर, राइट. I cannot say that if this condition does not meet, you have to be there forever, right? Or there is no next path available for you. So there is supposed to be an other alternative paths that you have to follow, right? So इस तरह से क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि move right, if the path is blocked, move left, राइट. तो इसका मतलब है कि अब मैंने आपको एक ऑल्टरनेट पाथ दे दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती एल्स डू दैट पार्ट, ठीक है. उसका ऑल्टरनेट एक्शन जो है वो ये है. सो जब हमारे पास ऑल्टरनेट एक्शन की ऑप्शन मौजूद होती है वहां पे हमारे पास क्या यूज हो सकता है, इफ एंड एल्स कंडीशन. आपको लास्ट लेक्चर से अगर याद हो, हमने एक प्रोग्रामिंग कोड किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर इवन है. एंड इफ़ यू रिमेंबर, उस कोड में क्या प्रॉब्लम था कि अगर मैंने उसके नीचे आके एक लाइन लिखी थी कि द नंबर इज ऑड, कंडीशन फॉल्स होती है अगर, तो क्या होगा कि दैट पोर्शन ऑफ द कोड डज नॉट रन और नीचे वाली लाइन प्रिंट हो जाती थी द नंबर इज ऑड. लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तब नंबर इज इवन भी प्रिंट होता था और नंबर इज ऑड भी प्रिंट होता था, विच इज़ नॉट एक्चुअली लॉजिकली करेक्ट. हमारे पास एक ही नंबर इवन और ऑड नहीं हो सकता. तो मैंने फिर उसको वहाँ से रिमूव कर दिया था उस पोर्शन ऑफ कोड को. So, इसी तरह अगर मैं इसी प्रॉब्लम को इफ़ एल स्टेटमेंट के थ्रू करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा कि मेरे पास एक ऑल्टरनेट रूट मौजूद है. यानी अगर वो नंबर इवन नहीं है तो बाय एनी मीन्स दैट नंबर इज ऑड. दो ही पॉसिबल कैटेगरीज हैं, या नंबर इवन होगा या नंबर ऑड होगा. आप कोई बड़े से बड़ा नंबर ले लें दुनिया में, आपकी न्यूमेरिक हिस्ट्री में, न्यूमेरिक वैल्यूज में कोई भी नंबर ले लें, अगर वो इवन नहीं है इट इज सपोज टू बी ऑड, राइट. या तो वो 2 से डिविजिबल है या वो 2 से डिविजिबल नहीं है. सो इसका मतलब ये है that we have an alternate situation over here. यानी हम ये कर सकते हैं कि if the number is even, you have to say that the number is even, else you have to say the number is odd. आप else के लिए भी कंडीशन चेक कर सकते हैं, लेकिन else का मतलब ये है कि if this is not happening, if the condition is false, it has to execute the instructions or the statements written inside else keyword. ठीक है. तो जिस तरह से अगर आप सिंटैक्स की तरफ गौर करें ज़रा, तो जिस तरह से आपके पास इफ़ का एक सिंटैक्स था, इट इज़ सिमिलर.
इफ है, इफ की कंडीशन है, देन यू हैव द स्कोप ऑफ इफ, या इसमें हमने ये भी देखा था कि आप अगर कर्ली ब्रेसेस ऐड करते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल या कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है तो दैट इज ऑप्शनल कि आप इफ का जो डेलिमिटर्स हैं वो ऐड करें या ना करें। उसी के नीचे अगर आप देखें तो एल्स के केस में क्या है, यू हैव इफ देन यू हैव एल्स, इफ दैट इज नॉट ट्रू you have to do this, whatever is written inside else. तो आपका जो कंपाइलर है या आपका प्रोग्राम हाउ डज इट रन, या उसका कंट्रोल किस तरह से काम करेगा कि अगर इफ वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है, इट विल एग्जीक्यूट whatever is written inside the scope of if. लेकिन अगर बाय एनी चांस उसकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो फिर वो क्या करेगा, it will definitely execute whatever is written in the inside of else command. यानी कि else के अंदर उसके स्कोप में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, दे में बी सिंगल स्टेटमेंट और अ कंपाउंड स्टेटमेंट, वो उसको रन करेगा ही। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपने अपने जो कोड है, अपना पाथ ऑफ फ्लो है एग्जीक्यूशन का, उसको एक ऑल्टरनेट पाथ दे दिया कि इफ दिस डजंट हैपन डू अदरवाइज। इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल क्या हो सकती है, इफ़ यू आर डिजाइनिंग अ रोबोट दैट हैज़ टू गो फॉरवर्ड, और उसके बाद उसने उसको राइट मूव करवा सकते हैं या लेफ्ट मूव करवा सकते हैं। अगर आपका रोबोट राइट मूव करता है और वहाँ पे वॉल है आगे, you don't want that to be stuck there, you want it to be finding an alternative path. तो आप उसे क्या कहेंगे कि अगर राइट जो है वो ब्लॉक है, you can go left or you can come back or you can go forward. Forward तो obviously वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके आगे वॉल है। So that means कि instead of just giving one condition and checking for it that whether it is true or false and skipping those portions, you can give it an alternate condition or an alternate path to do. और ये डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम कि आपकी जो इफ एल्स कंडीशन है वो काम करेगी हर टाइप ऑफ प्रोग्राम में, लेकिन ये भी ट्रू नहीं है कि जो इफ़ कंडीशन है वो ही हर एक में हर प्रोग्राम में जो है वो उसकी ज़रूरत है या वो यूज़ हो सकती है। अब अगर आप फ्लो चार्ट देखें, हम तमाम की तमाम जितनी भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर हम फ्लो चार्ट को ज़रूर डिस्कस करेंगे। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था फ्लो चार्ट का मतलब है पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोग्राम। सो इफ़ यू सी हियर वी हैव अ डायमंड साइन जिसके अंदर कंडीशन लिखी हुई है। उससे ऊपर अगर आप देखें तो उस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, और नीचे अगर देखें तो उस प्रोग्राम का एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन विद द कंट्रोल स्टेटमेंट्स कि हमने क्या किया है, अपने प्रोग्राम को एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट दे दिया है, और हमने उसके दरमियान में हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे फ्लो होगी, किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, दैट इज समथिंग अ प्रोग्रामर कैन डिसाइड और कैन प्रोग्राम यूजिंग कंडीशनल कंट्रोल्स और रिपीटेटिव कंट्रोल्स और नॉट सीक्वेंशियल कंट्रोल ऑब्वियसली, क्योंकि सीक्वेंशियल का मतलब है कि उसने 1 by 1 ही रन होना है, लाइन बाय लाइन ही रन होना है। सो इन दिस केस इफ यू सी कि आपके पास एक कंडीशन आती है, ठीक है, और आप उस कंडीशन को चेक करते हैं, यानी कि आपका कंपाइलर चेक करता है whether the condition is true or false, whatever is written within the if statement, within the if function, वो क्या true है या false है। If it is true, you see that going from that side, यानी कि आपका flow of execution is going towards that side, यानी कि अब आपका जो डायरेक्शन है वो ये बनेगी पाथ की या मेज की, द वे यू आर गोइंग इज दैट वे, राइट। उसके बाद आप ये कहेंगे व्हाटएवर इज रिटन, यानी स्टेटमेंट भी हो सकती है या उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, दे हैव टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। और उसके बाद क्या करेगा प्रोग्राम, उसमें से एग्जिट कर जाएगा। अगर तो उस प्रोग्राम के उस पोर्शन ऑफ कोड के नीचे कुछ और सीक्वेंशियल लाइंस भी लिखी हुई हैं इंस्ट्रक्शन की, तो वो उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अगर नहीं है तो इट विल कम आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द मेन, यानी अगर इसके फ़ौरन बाद मेन की का डेलिमिटर क्लोज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो उस प्रोग्राम में से एग्जिट कर जाएगा, यानी आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है विदाउट एनी एरर्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तब क्या होगा? अगर आप पिछला वाला फ्लो चार्ट याद करें तो उसमें क्या होता था, इट विल सिंपली एग्जिट दैट स्कोप।
लेकिन अगर आप इस केस में देखें तो वी हैव समथिंग दैट इज रिटन इनसाइड एल्स, राइट? यानी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी हैं जो एल्स में लिखी हुई हैं। अब क्या होगा कि उसने जो प्रोग्राम है उससे कंप्लीटली एग्जिट नहीं करना, इमीडिएटली एग्जिट नहीं करना, बल्कि उसने चेक करना है कि एल्स में क्या लिखा हुआ है। इट हैज़ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम रिटन इनसाइड एल्स स्कोप, राइट? वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है? तो इससे हमें पता चला कि हाउ इज इफ स्टेटमेंट डिफरेंट देन इफ एल्स स्टेटमेंट। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जो लास्ट प्रोग्राम लिखा था, जो कि था स्क्वायर रूट का प्रोग्राम, हमने लास्ट में एक एग्जांपल डिस्कस की थी, स्क्वायर रूट का प्रोग्राम, दैट यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। और हमने कहा था कि इफ़ कंडीशन हम अप्लाई करते थे कि इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 तब ही स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो सकता है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो इमेजिनरी होता है, इसीलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते यूजिंग ऑपरेटर्स। सो वी डोंट वांट दैट कंडीशन टू हिंडर आवर प्रोग्राम, तो हम क्या करते हैं, हम उसे बता देते हैं कि ओनली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम और ओनली कैलकुलेट द स्क्वायर रूट इफ द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन उसके साथ अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट वाज प्रिटी गुड इनफ, राइट? उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। आप लोगों ने ये भी देखा था एग्जीक्यूशन के दौरान में कि क्या होगा जब मैं इसे रन करूँगी तो इट विल ईदर गिव मी द आंसर ऑफ द स्क्वायर रूट, यानी वो कहेगा कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल आई एंटर 4 तो मुझे कहेगा कि स्क्वायर रूट का आंसर इज 2, राइट? लेकिन व्हाट इफ आई एंटर -2, तो -2 से ये होगा कि आपका जो पोर्शन ऑफ कोड है दैट इज रिटन इनसाइड इफ स्टेटमेंट वो रन ही नहीं होना, यानी उसने पहले ही कंडीशन चेक की और वो अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेगा इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने में, बिकॉज इट विल से कंडीशन दैट यू हैव गिवन इज फॉल्स, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इवन नेसेसरी टू एग्जीक्यूट दोज काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इफ कंडीशन चेक हुई, उसके बाद वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, क्योंकि उसने स्किप की लाइंस और जब नीचे आया तो उसके नीचे कोई और इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, इट जस्ट केम आउट ऑफ द प्रोग्राम और उसने टर्मिनेट कर दिया। उससे होगा ये कि जब नेगेटिव नंबर मैंने एंटर किया तो नथिंग विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, या मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा उस प्रोग्राम का, यानी एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी, कंसोल ओपन होगा डेफिनेटली, लेकिन उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, इट विल बी ब्लैंक। अगर मैं ऐसे करूं कि मैं ये कहूं कि इफ कंडीशन के अंदर तो मैंने वो वाला स्क्वायर रूट वाला प्रोग्राम लिख दिया दैट यू हैव अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यू हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, और कंडीशन मैंने वही दे दिया है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट इफ द नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन उसके साथ मैंने एल्स की कंडीशन लगा दिया। इफ यू सी एल्स की कंडीशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट द नंबर इज इनवैलिड, यानी अब क्या होगा कि जब मैं नेगेटिव नंबर एंटर करूंगी तो फर्स्ट हाफ तो स्किप हो जाएगा, यानी इफ के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं स्क्वायर रूट तो कैलकुलेट नहीं होना, बट इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट ऑफ द प्रोग्राम एग्जैक्टली और इमीडिएटली ये क्या करेगा, एल्स कंडीशन पे जाएगा, एल्स पे जाएगा और एल्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। अब एल्स के अंदर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है दैट द नंबर इज इनवैलिड, तो आपने उसे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिखा है, विच मीन्स कि आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट द नंबर इज इनवैलिड। तो अगर आप देखें दिस मैसेज इज बेटर टू गिव द यूजर कि उसने एक गलत नंबर एंटर किया है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो ये है कि जब आप कुछ समटाइम्स ऐसे होता है आप अपने वेब पोर्टल पे या वेबसाइट्स पे आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं या कोई इंफॉर्मेशन फिल कर रहे होते हैं, तो आपका जो पोर्टल है या वो वेब पेज है वो आपको एरर मैसेज वापस रिटर्न करता है, जैसे कि वो आपको कहता है कि अच्छा योर पासवर्ड लेंथ शुड बी दिस मच, ठीक है, इतनी लेंथ होनी चाहिए पासवर्ड की। आप उससे कम का पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो आपको कहता है कि अच्छा दिस पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, तो आपको उतनी लेंथ का पासवर्ड चाहिए। समटाइम्स वो अगर वेबसाइट बहुत ही इंटरैक्टिव हो तो वो आपको ये भी बताती है कि अच्छा यू हैव टू एंटर लेटर्स, यू हैव टू एंटर अ कैरेक्टर, यू हैव टू एंटर सम नंबर्स और कैपिटल्स एज वेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा आपको बेहतर हो जाता है, उससे एक पासवर्ड सेलेक्ट करना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करना आपके लिए इजी हो जाता है, और आपको ये भी पता चल रहा होता है कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट क्यों नहीं हो रहा। यू गेट
अ रिस्पॉन्स इमीडिएटली, आपको एक पता चलता है कि अच्छा ये रिस्पॉन्स आया है, इसका मतलब है जो मैंने पासवर्ड लिखा है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सो आई हैव टू करेक्ट इट दैट वे। लेकिन अगर कोई ऐसी वेबसाइट्स हो जिसके ऊपर वो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होती हैं, एंड देयर कि जिसमें रिस्पॉन्सेज इतना ज़्यादा नहीं आते, बस वो आपको एक मैसेज देता रहता है कि इट इज़ इनवैलिड, तो इसका मतलब क्या होता है कि तब आप कंफ्यूज हैं कि किस वजह से सबमिट नहीं हो रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि ये क्यों सबमिशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। If it gives you return messages, it will be more user friendly. It will be easier to use. तो आप कौन सी एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? Definitely the one that is giving you certain feedback and helping you get through those problems. So इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी अगर आप किसी के लिए कोई कोड लिख रहे हैं और आप किसी प्रोग्राम के लिए, किसी एप्लीकेशन के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो it is a very important thing to keep in mind that how it will appear at the end of the user or how it will give some response to the user, क्योंकि eventually उस application को use किसी user ने ही करना है। There can be a technical person at that end or that can be a very layman at that end जिसको maybe आपके feedback की ज़रूरत है। So if else conditions को हमने देखा, अब हम चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ, जो कि कोडिंग एग्जांपल्स हैं, लाइव एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि हम उसको कोड कैसे कर सकते हैं और किस किस तरह के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। हम सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म करेंगे अपना लास्ट कोड ही, जिसको हमने इवन और ऑड नंबर को चेक करने की कोशिश की थी, उसी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है, और देखते हैं कि उसमें क्या चेंज आएगा इफ़ वी डू इट थ्रू इफ़ एल्स स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट इफ़। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे कहा, मैंने पिछला प्रोग्राम ही ओपन किया है जिसको हमने लास्ट टाइम किया था, टू आइडेंटिफाई एंड डिस्प्ले द इवन नंबर्स। नाउ आई कैन चेंज इट अ लिटिल बिट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्प्ले इवन एंड ऑड नंबर्स। अब इसमें क्या होगा, हमें बहुत छोटा सा चेंज करने की ज़रूरत है, और वो चेंज क्या है, दैट वी हैव टू गिव एन एल्स स्टेटमेंट इन इट। अगर आपको वो कोड याद नहीं है या आपने वो नहीं अभी सॉफ्टवेयर पे रन करके देखा, तो यू हैव टू डू दैट बिफोर दिस क्लास एंड देन मूव ऑन टू दिस लेक्चर। आप अगर देखें तो उसमें क्या था, हमने एक नंबर लिया था, लॉजिक सिंपली ये थी कि हमने एक नंबर लिया था, हमने डिस्प्ले करवाया था कि यूज़र्स ने इनपुट देनी है उस नंबर की, तो वेरिएबल में जो वैल्यू आनी है दैट इज़ डन बाय द यूज़र। तो इसका मतलब ये है कि हमें स्कैनफ का फंक्शन यूज़ करना पड़ा था इन ऑर्डर टू टेक एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूज़र। आपको ऑलरेडी पता है कि हम स्कैनफ का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। लेटर ऑन वी रोट एन इंस्ट्रक्शन दैट वाज इफ़ कंडीशन, एंड उसके आगे जो कंडीशन हमने दी थी वो क्या थी कि चेक करने के लिए नंबर इवन है या नहीं, हमने क्या किया था, वी एक्चुअली चेक दैट नंबर एज विद द मॉड्यूलस ऑपरेटर विद 2, राइट। हमने 2 के साथ उसका मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ चेक किया उस नंबर को कि क्या जब नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से तो उसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। सो वी यूज्ड अ कंपैरिजन ऑपरेटर, वी यूज्ड एन अरिथमेटिक ऑपरेटर विच इज़ कॉल्ड मॉड्यूलस, और उससे हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था कंडीशन में विच वॉज कि नंबर क्या 2 से डिविजिबल है कम्प्लीटली या नहीं है। अगर तो वो 2 से डिविजिबल है कम्प्लीटली तो हमने कहा था नंबर इज़ इवन। नाउ वी हैव टू राइट जस्ट द एल्स स्टेटमेंट ऑफ इट, तो मैं यहाँ पे एल्स लिख रही हूँ। अगर आप देखें तो एल्स के नीचे अगेन तरीकाकार उसी तरह से होगा जैसे इफ़ में था। इफ़ यू हैव सिंगल स्टेटमेंट तो आप उसको एज इट इज़ मेंशन कर सकते हैं विदाउट एडिंग द कर्ली ब्रेसेस। लेकिन अगर आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं तो आप हमेशा कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। अ बेटर वे टू डू इज़ यूज़ द कर्ली ब्रेसेस। मैं यही कहूँगी कि आप जब भी किसी ऐसे फंक्शन को यूज़ करें बिल्ट इन को जिसका कुछ ना कुछ स्कोप है या जिसकी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ हैं, तो यूज़ द स्टैंडर्ड बाउंड्रीज़ का जो भी उन्होंने इंडिकेटर दिया हुआ उसको ज़रूर यूज़ करें, ताकि आपकी अननेसेसरी जो इंडेंटेशन है उसकी वजह से एरर्स जो हैं वो जनरेट ना हो। अब अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं इसको यहाँ से चेक करती हूँ, स्पेशली डेव C++ में, विजुअल स्टूडियो में भी ऐसा ही है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। सिर्फ अगर आप टर्बो C++ यूज़ करें तो शायद उसमें ये चीज़ इतनी विजिबल नहीं होती कि आपको बाउंड्री जो है वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग दिखा रहा हो। इसमें अगर आप जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं उसके साइड पे देखेंगे
तो आपको इसका स्कोप जो है वो नज़र आ रहा है। एल्स का स्कोप भी एक स्कोप है, पोर्शन है, जो आपको बता रहा है कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक एल्स की स्टेटमेंट्स हैं। और अगर आप इंडेंटेशन भी देखें तो वो जो आपका मेन फंक्शन है उससे एक आगे इंडेंट हुआ है, ठीक है, यानी टैब की जो स्पेस है उसके बाद आपकी इफ़ कंडीशन या एल्स कंडीशन जो है वो आ रही है। अगर मैं इसी के आगे एक और ऐसी स्टेटमेंट ऐड करूंगी जिसका कुछ स्कोप है तो वो इससे भी आगे एक टैब जो है स्पेस के साथ एंटर होगी। अब यहाँ पे मुझे एल्स में क्या प्रिंट करवाना है, मुझे ये प्रिंट करवाना है जैसे यहाँ पे, अच्छा एल्स के केस में भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन एल्स का मतलब ये है कि अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, बाय एनी मीन्स डू दिस पोर्शन, बाय एनी मीन्स रन दिस पोर्शन। तो इसका मतलब ये है इस प्रोग्राम के केस में तो ये अंडरस्टूड बात है कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है और वो नंबर इवन नहीं है तो इसका मतलब है वो नंबर ऑड है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई और कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वी कैन एग्जैक्टली से द नंबर इज़ ऑड। इफ द नंबर इज नॉट इवन, नंबर इज ऑड। हमें कंडीशन भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर वो नंबर 4 नहीं है तो वो नंबर 3 है मे बी। सो अगर वो नंबर 4200 नहीं है तो मे बी वो नंबर 4300 है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। सो इसका मतलब ये है कि हमें 42,025 को अगर चेक करना हो तो इसका मतलब है कि वो ऑड है, वो इवन नहीं है। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, बाय एनी मीन्स इट इज़ ऑड। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं डायरेक्टली एल्स में ये लिख सकती हूँ कि ये नंबर जो है वो ऑड है। तो हमारी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जो मैं स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिखती थी और वो 2 दफ़ा भी प्रिंट हो जाता था नंबर इवन है या ऑड है, तो इफ़ एल्स की वजह से मेरी वो वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। सो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा कि इट विल गिव अस either of the answer, either it is the number is even or the number is odd। अगर अभी आप देखें मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसके आगे it is asking me to enter a number। अब मैं इसके आगे नंबर एंटर करती हूँ 45, तो it is telling me that the number is odd। हुआ क्या है कि आपका प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुआ, यानी इंटीजर नंबर का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, आपके पास मैसेज डिस्प्ले हुआ कंसोल पे विच इज़ एंटर अ नंबर। उसके बाद इट वेटेड फॉर यू टू टेक गिवन अ नंबर विच इज़ गिवन बाय मी 45। उसने क्या किया, वो वाला नंबर जाके नम वेरिएबल जो हमने बनाया था उसके एड्रेस पे जाके स्टोर करवा दिया, विच मीन्स दैट नम वेरिएबल नाउ हैज़ वैल्यू 45, राइट। फिर उसने क्या किया, इफ कंडीशन को चेक किया, नंबर क्या डिविजिबल बाय 2 है, इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 45 बाय 2 इज 0 और नॉट। वो नहीं था तो उसने क्या किया, ये पोर्शन ऑफ द कोड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन 11 to 13 स्किप कर दिया एंड इट केम टू द एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट उसने इन एनी केस रन करनी है अब, क्योंकि इफ दैट इज नॉट ट्रू एल्स इज ट्रू, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अब उसने क्या करना है, प्रिंट नंबर इज ऑड, ठीक है। तो विदाउट चेकिंग द कंडीशन कि वो ऑड है या नहीं, उसने क्या किया है, अब ये कर दिया है कि द नंबर इज ऑड। That's how we can transform our previous programs into better looking programs और better executing programs। हमने देखा कि हमने पिछले वाले ही programs को एक बेहतर कंट्रोल के साथ एग्जीक्यूट करवा लिया है, जो कि हमारी पहली ही प्रॉब्लम थी। So that's how we are transforming the problems that were very basic, और फिर हम gradually उनको अपडेट करते जा रहे हैं। I hope you understood the lecture so far। So students, I hope आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हम इसी तरह से चलते हैं कि पहले हम थ्योरेटिकल लॉजिक को डिस्कस करते हैं और फिर हम उसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स को देखते हैं। तो इफ़ एल्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ये भी समझ आ गया होगा कि इफ़ जो है वो इफ़ एल्स से किस तरह से डिफरेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रोग्रामिंग लाइव कोडिंग के साथ एग्जांपल्स देखेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।